फयाज साहब भी जुड़े हुए हैं। कश्मीर में एनसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, कांग्रेस यहां पर एक बार फिर से खराब प्रदर्शन कर रही है। जम्मू कश्मीर में आप देखें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो अभी 49 सीटों पर है। बीजेपी ने भी बहुत बुरा नहीं किया, 29 सीटों पे है, और जम्मू क्षेत्र में अच्छा किया है बीजेपी ने। तो फयाज साहब, कांग्रेस का साथ जो है वो एनसी के लिए कैसा रहा? कुछ खास सीटें तो वो लाई नहीं, आप कैसे इसे देखते हैं? कुछ दिन पहले मेरा उमर अब्दुल्ला का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने इनसे ही पूछा था कि आपने क्यों कांग्रेस के साथ इल्हाक किया। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने हमारे साथ इसलिए इल्हाक किया कि वो सीटें बढ़ाना चाहते थे, निशस्तें। तो जी। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए इल्हाक उनके साथ नहीं किया, हमने सिर्फ इसलिए किया कि इससे हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम था, जो हमारे मुखालिफिन थे, जिनका उसने नाम नहीं बताया लेकिन हम सबको मालूम है। उसने कहा वो एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते थे कि हम सरकार बनाएंगे बीजेपी के साथ। तो उसने कहा कि ये इंप्रेशन ख़त्म करने के लिए असल में हमने उनके साथ इल्हाक किया। जो सीटें हम हासिल करेंगे, उसने कहा हो सकता है कि उससे कम 1 या 2 हासिल करेंगे, उससे हमें कोई सीटें नहीं बढ़ेंगी। जी उसने जी। कहा ये इम्प्रेशन बनाने के लिए कि हमें बीजेपी के साथ सरकार किसी भी हालत में नहीं बनानी है। मेरे ख्याल से इसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। जी फयाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि गठबंधन सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, एनसी की और कांग्रेस की। अब इस गठबंधन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी क्या? एक आशंका ये जाहिर की जा रही है कि तालमेल कैसे बैठेगा, एलजी साहब के साथ बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, वो पहले आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों को, जिसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी निशाना बनाने की कोशिश की, हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे मुतबादल यहाँ पे तंजीमें खड़ी करने की कोशिश की, आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है। लेकिन बात यह है कि कश्मीर, जम्मू के पहाड़ी इलाके, यहाँ वोटों नहीं हुआ, वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हम जो अलायंस के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 5 सालों में लोगों को एक साफ सुथरा और एक ऐसी हुकूमत दे जो लोगों की उम्मीदों पे बराबर उतर आए। तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अब चुनौती यह है कि एक साफ सुथरी सरकार दें, अलायंस की सरकार अगले 5 सालों में। नीता के पास चलते हैं सबसे पहले। नीता हमारी सहयोगी श्रीनगर में मौजूद हैं, डल के सामने, और नीता ने कश्मीर इलेक्शन के दौरान पूरा वहां पर उसके कैंपेन को कवर किया है, उमर अब्दुल्ला के कैंपेन को भी कवर किया आपने नीता। बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज आपने वहां से की। तो अब जो नतीजे दिख रहे हैं आपको, और जो आपने ग्राउंड पर महसूस किया था, आपको क्या उसमें कुछ फर्क लगा? और अब जो चुनौती के बारे में बात हो रही है इस अलायंस सरकार की, वो आपको क्या दिखती है? चुनौती नगमा यही है, क्योंकि पहले तो सरकार, जो अब नई सरकार बनने जा रही है, उसके पास इतने हक, इतने इख्तियार, इतने राइट्स नहीं है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पुलिस, लैंड और जितने भी ऑफिशियल्स का अगर तबादले की बात है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है। तो ऐसे में किस तरह ये सरकार चलेगी? और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात हम कर रहे थे, आप भी कर रही थी, अभी मैं तारिक कारा जो जम्मू कश्मीर के चीफ है कांग्रेस पार्टी के, उनसे मिलकर आई हूँ। उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि कांग्रेस इतनी सारी सीट्स पर चुनाव जरूर लड़ी थी, लेकिन 6 सीट्स ही क्यों हासिल कर पाई? और उनमें से भी 6 सीट्स में से 5 जो हैं वो घाटी की सीट्स है और 1 जम्मू डिवीजन की है, यानी जम्मू शहर की क्यों नहीं सीटें वो जीत पाई? तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर मंथन किया जाएगा
हाई कमांड द्वारा एक और उन्होंने रीज़न दिया। उनका ये कहना था कि पिछले कुछ दिनों में तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी जम्मू इलाके में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते गए, यानी थर्ड फेज ऑफ चुनाव आए, तो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, कई नाके जो हैं वो विड्रॉ कर लिए गए। और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने शराब जो है वो खूब बांटी। ऐसा उन्होंने मेरे इंटरव्यू में अभी मुझे बोला है, मैं अपलिंक करूंगी, आप लोगों को सुनवाइएगा भी जरूर। ऐसा उनका कहना था। बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी है बहुत ही वीक लिंक साबित हुई है इस इंडिया अलायंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अपनी सोच से भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। घाटी में उन्होंने लगभग 42 43 सीट्स जो हैं वो हासिल की हैं। अभी तक के इतिहास में इतनी सीट्स कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिली थी, शायद अगर मुझे याद हो तो 2014 में भी 28 पर आकर 25 पर आकर बीजेपी रुकी थी, और पीडीपी और एनसी तो उससे भी कम थे। तो उससे पहले भी जो है वो कम सीट्स इनको मिलती रही हैं। तो एनसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा है। आते हैं ऐसे नीता में आपके लोगों पास। का ये भी फयाज कहना साहब है का कि रुख करना राहुल चाहेंगे। गांधी फयाज साहब, जिस ज्यादा ट्यूनिंग की बात थी, तालमेल की बात थी एलजी के साथ, उनके एक तो उस पर आपका जवाब चाहिए। दूसरी बात ये, एक सवाल ये भी यहाँ पर उठ रहा है कि ये जो गठबंधन है एनसी और कांग्रेस का, इसका भविष्य क्या है? इसके भविष्य में अभी कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई शक पड़े, क्योंकि ऐसे फिगर्स उनके पास हैं कि जिनको मतलब बीजेपी अगर अपनी तरफ तौर से कोशिश भी करेगी, जैसे पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र का फार्मूला यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कोई संभावना अब नहीं है। जो सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे है, जो आपने बताया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका राबिता क्या रहेगा, ही हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ एलजी एंड एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से बीजेपी भी शायद इसमें कोई बदलाव करेंगे। ये शायद किसी ब्यूरोक्रेट या आर्मी या पुलिस के ऑफिसर को लाएंगे जो इनके साथ अच्छी तरह से निभाह कर सकेगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ये मेरा अंदाज़ा है। और इसमें कोई भी ऐसा कोई शक नहीं है कि ऐसे कोई तोड़ने का इम्कान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब साबित कर लिया है एक मोनोलिथिक जमात है जिसको चौथी बार तोड़ने की कोशिश की गई 1953, 1984, 1999 और अब 2024 में काफ़ी कोशिशें हुई इसको तोड़ने की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं। बाकी सारी पार्टीज़ का नुकसान किया बीजेपी ने पिछले 4-5 साल के दौरान, खासतौर से पीडीपी का नुकसान किया। और लेकिन जो उन्होंने अल्टरनेटिव क्रिएट कर लिया था एक एतबार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जो अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और अब रिसेंटली इंजीनियर रशीद, और इस हद तक गए कि उन्होंने जमात इस्लामी और जो सरजान बरगदी जैसे लोगों को भी इनकरेज किया इलेक्शन लड़ने के लिए। आपने देखा उन सब की हालत क्या हो गई। मेरे पास फिगर्स भी हैं लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मतलब वो जीरो पे आ गए वो सारे के सारे लोग जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे और जिनको नेशनल मीडिया भी अल्टरनेटिव के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही थी। साहब आते हैं आपके पास। आपने जो बातें बोली हैं, मैं यहाँ पर रोहन जी से उसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिससे आप गठबंधन करते हैं वो रसातल में चला जाता है और आप बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका देखिए, मुझे ये लगता है कि ये कोई जनरलाइज करने की चीज़ है। हर पार्टी जो गठबंधन करती है उसका अधिकार है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए। कॉमन मुद्दों पे आपका गठबंधन होता है। बहुत सारे सहयोगियों को पीडीपी इंक्लूडेड बहुत सारी जगहों पे बड़ा नुकसान हुआ, पर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ा। देखिए, जेडीयू के साथ में किया, वहां पे अच्छा है। तो एग्जांपल तो कई है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। रेफरेंस में, क्योंकि बात बीजेपी एक एग्रेसिव पार्टी है और वो ये नहीं चाहेगी किसी कॉस्ट पे वो बढ़े। बट अगर मैं जम्मू कश्मीर की भी आपको बात करूं, लास्ट बार जो 25 सीटें थी, इस बार 29 सीटें आई है और वोट शेयर के मामले में बीजेपी इज नंबर 1 पार्टी। आज भी एनसी से बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 18 से 12% हो गया, उनकी सीट 12 से 6 हो गई। तो सवाल जब नेशनल पार्टी की से हम बात करते तो एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो रही। जो हरियाणा में ये लोग मान के चल रहे थे कि वो जीते हुए, वहां पे वो साफ हो गए। जहां पे वो छोटी पार्टी है वहां पे भी नहीं कर पा रहे। तो बेसिक मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो नैरेटिव को लेके वो चल रहा है, बिल्कुल, पर कांग्रेस वो आत्ममंथन की बात करती है, लेकिन अगले चुनाव में वो समझ दिखता नहीं है कि आत्ममंथन उसने किया या उससे कुछ जो गलतियां रही उससे सबक लिया। पर एक ब्रेक लूंगी मैं यहाँ पर इस वक्त, और उसके बाद हम लौटेंगे इस चर्चा पे। हमने देखा कि कश्मीर में भी सरकार अब एनसी और गठबंधन की बन रही है, लेकिन आगे वहां पर किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, क्या एलजी और नई सरकार में तालमेल होगा, अब आगे ये भी देखना होगा। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
तो आप देख रहे हैं राज्यों का फैसला। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर हरियाणा की शानदार जीत का जश्न मनाया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, एक हैट्रिक लगी है बीजेपी की और ऐतिहासिक है कि तीसरी बार वहां पर सरकार बनने वाली है। इधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है वो सरकार बनाने वाली है, ये तय है। एनसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, पर वो अलायंस में है। पीडीपी ने भी काफी खराब प्रदर्शन किया और ये भी साफ है कि ओमर अब्दुल्ला जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और बड़ी चुनौती अब ये है कि ये सरकार जो है एलजी के साथ किस तरह से तालमेल बिठाकर काम करेगी। जी बिल्कुल, और तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों से चर्चा जारी है। मैं यहाँ पर रोहन जी का रुख करना चाहूँगा। रोहन जी, जब हरियाणा चुनाव की बात हो रही थी तो दोनों पार्टियों को मैनिफेस्टो आया, मेन टक्कर आपके और कांग्रेस के बीच में थी। दोनों पार्टियों को जब मैनिफेस्टो आया तो ये कहा गया कि सारे वादे, सारी चीज़ें सेम है, सारी स्कीम सेम है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि फ्रीबीज को बीजेपी बढ़ावा नहीं देती है और बीजेपी योजनाएं लेकर आती है। लेकिन अगर उस मैनिफेस्टो को हम देखें तो फ्रीबीज उसके अंदर भी थे। और खासकर मैं एक महिलाओं के लिए जो महिलाओं के खाते में, हाँ, महिलाओं के खाते वाली योजना का मैं जिक्र करना चाहिए। आप लखपति दीदी की बात करते हैं तो मेरा सवाल ये है कि फिर इस योजना की जरूरत हरियाणा में क्यों आन पड़ी? देखिए, जो भी राज्य होता है, हर कोई भी पार्टी होती है उस राज्य को स्टडी करके योजना अपनी डिक्लेयर करती है। हरियाणा में बीजेपी के पास दो चैलेंजेस थी। एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। अब 10 साल के बाद में अगर आप कोई वादा करते हैं तो जनता उसको लेंस के देखती है कि उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपकी डिलीवरी नहीं होगी तो जनता भरोसा नहीं करेगी। सामने कांग्रेस देखिए हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। तो रेवड़ी कब बोला जाता है कि जब आपका प्रावधान ना हो और आप विदाउट मैनेजमेंट डिक्लेयर करें और फिर स्टेट को पूरी तरीके से डाल दें। तो कांग्रेस के पास भी वही आता है जो आपके पास आएगा। दोनों में फर्क है। जो भी भाजपा ने 10 साल में डिलीवरी की है उसके ऊपर उन्होंने जो नए प्रॉमिस किए हैं, और जैसे देखिए एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर कैसे करना है बीजेपी से सीखना होगा। जब उन्होंने खट्टर जी को चेंज करके सैनी जी को लाए तब पहला काम था सैनी जी का कि जो चीज़ें माइनस जो भी थे, एक संवेदनशीलता की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अग्निवीर का एक मुद्दा था वहाँ पे, उस मुद्दे को धरातल पे उतारा कि हर अग्निवीर को अपने वहाँ से कार्यकाल खत्म होने के बाद नौकरी मिलेगी, कोई नौकरी के बिना नहीं रहेगा। किसानों को एमएसपी देने की बात है, 22 फसलों में एमएसपी देने की बात है। तो हर मुद्दे पे आप देखेंगे कि जो भाजपा ने संवेदनशीलता थे, जहां जहां धरातल के मुद्दे थे उसको एड्रेस किया और उसके बाद नए वादे लेके आई। तो जनता का भरोसा जीतना जरूर था। और एक चीज मैं आपको कहूंगा, आप जाट नॉन जाट, ये पहला चुनाव है हरियाणा का, एक डिफरेंट चुनाव हुआ, ये कास्ट पे नहीं हुआ है, 36 बिरादरी का चुनाव हुआ है। अब देखिए जाटलैंड जो बोला जाता है, किस आधार पे चुनाव हुआ ये? देखिए ये चुनाव मुझे लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी थी कि 10 साल में लोग खुश थे। जो खर्ची पर्ची की हम बात कर रहे हैं, खुश थे, जो भ्रष्टाचार, चेहरा बदला गया बीच में। देखिए एंटी नाखुश थे तभी तो बदला चेहरा। बिल्कुल नहीं, नाखुश थे इसलिए। 10 साल के बाद में एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो किया गया और उस पर विश्वसनीयता लाना, दोनों चीजें। देखिए 4 मुद्दे, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज। मैं पूरे चुनाव को अगर समराइज करूंगा तो 4 मुद्दे थे। भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला, बड़ा मामला 10 साल में जनता को नहीं दिखा। जातिवाद की बात करें, जनता थक चुकी थी जाट नॉन जाट इन चीजों से। परिवारवाद, बाप बेटे की बात चल रही थी, और जंगल राज, जो मिर्ची कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ। परिवारवाद तो बीजेपी में भी था। देखिए दोनों ही पार्टियों में परिवारवाद है। वहां पे सीएम का चेहरा, के पोता और पोती दोनों खड़े थे वहां पे। मैं शैलजा जी की बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पे मैं रहा हूं, सुरजेवाला जी, सारे लीडर्स थे। आप देखिए पूरा चुनाव किसने लड़ा, डे 1 से जो रैली हो रही थी, जिन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन, एक ही लीडर था, वो नहीं। रोहन जी, अब आप जीत गए हैं तो आपके पास तमाम कारण है बताने के लिए कि आपने अच्छा किया। अब एक छोटा सवाल मैं रोहन जी से करके जो है, एक छोटा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। सारे इश्यूज हैं। अब जीत गए हैं आप जी, इस जीत का सेहरा किसके सर? भाजपा के कार्यकर्ता के। नायब सिंह सैनी के सर नहीं, वो भी कार्यकर्ता ही है, कार्यकर्ता मोदी जी भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी अब, और उन्होंने एक बहुत शानदार जीत दिलवाई है। देखिए मैंने उनसे बहुत करीबी तरीके से काम किया। एक हम्बल व्यक्ति है, उनका घर हमेशा सबके लिए खुला रहता है। देखिए लोगों को अब एरोगेंस पसंद नहीं है, अहंकार किसी का भी हो, लोगों को ये पसंद नहीं है कि नहीं हम इतनी सीटें जीतेंगे, कुछ नहीं, आप काम कीजिए, जनता को तय करने दीजिए। उन्होंने जिस तरीके से जो लोग नाराज भी थे उनको जाके तो ये जरूर है कि एक हम्बलनेस से जो नाराजगी थी वर्करों में उसको भी दूर किया। मुकेश जी, आप मानते हैं कि जो ये कह रहे हैं रोहन जी कि भाजपा बहुत जल्दी लेसन ले लेती है कि लोगों का अहंकार पसंद नहीं है, तो वो बदल लेते हैं उस तरह से और बना लेते हैं लोगों को। मतलब कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे पिता होते हैं और हार का। तो बात इनकी एक बहुत सही कही इन्होंने कि कांग्रेस का चुनाव पूरी तरह से एक ही व्यक्ति के हाथ में था। मैं ये कह रहा हूं जिस तरह से जातिवाद कांग्रेस ने किया, भाजपा ने ठीक उल्टा जातिवाद किया। एंटी जाट उन्होंने शुरू से, जबकि वहां पे एक ट्रेडिशन रहा, उसको तोड़ा और कहा हम जाट को नहीं बनने देंगे, तो बाकी सारी जातियों को लामबंद करने के लिए ये एक जाति प्लैंक है।
जाति की बात ऐसा नहीं है कि भाजपा कहते कि हम नहीं करती, बार बार बताती हमने इतने मंत्री इस जाति के क्या रखे। बात है कि जाटलैंड में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ बीजेपी का, नॉन जाटलैंड में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हुआ, एससी की भी वोट लेकर आए, ओबीसी के भी वोट लेकर आए। जो आप जाट वर्सेस ऑल बार बार कह रहे हैं, तो लेकिन जाटलैंड में भी तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है ऐसा बीजेपी। कोई जाटलैंड उस तरह से नहीं है कि उस सीट पे, किसी भी सीट पे जाटलैंड में इन्होंने कहीं नहीं किसी बीजेपी के भी हार गए, चाहे उसमें धनखड़ साहब हो, कैप्टन ठीक कह रहे हैं, अभिमन्यु यही हो, बात है। ये बात नहीं है सिर्फ जो जाट मैं कह रहा हूं कि जाटलैंड में अच्छा किया। इसको हम इतना जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना, अगर आंकड़े जनरलाइज कर सकते, बहुत स्पेसिफिक नहीं कि नहीं सारे जाटों ने एकदम दिया। मुझे अभी भी लगता है 75% जाट ने कांग्रेस को दिया, और ये नहीं कह सकते कि जाटलैंड में पूरी तरह से वो जीता, अकेले जिता सकते नया हैं। टीवी लाना हो ना तो उसके प्रकार को लेकर सारे वोट भी एक साथ नहीं पड़ते। ये तो फिर भी बिल्कुल चुनाव की बात ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। तो क्या है कि 75% अगर is a मान good लीजिए number। 25% जाट वोट मिल गया और बाकी वोट एक तरफ आ गया, तो वो इंक्रीमेंटल आपको विनिंग जो मार्जिन होता है ना, वो विनिंग मार्जिन आपको वहां पे आकर के वो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो जेजेपी का लॉस हुआ, एक भी सीट नहीं है, खाता खाली है पूरा, ये किसका गेन हुआ? जेजेपी का जितना भी लोग, इवन जेजेपी जिस समय 10 सीटें लेकर आई, जेजेपी को वोट जाटों ने दिया। किस लिए दिया? कि बीजेपी के खिलाफ, और लेकिन वो बीजेपी के साथ मिल गए। बीजेपी के जाटों का जितना भी गुस्सा आज जेजेपी 0 पे आई है, वो इसलिए आई है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिया था। आज वही वोट शिफ्ट होके आईएनएलडी में गया है या कांग्रेस में गया है, वो बीजेपी में वो ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जेजेपी को लेसन ये मिला है कि भाई आपको वोट जो हमने दिया है, आपको जो पावर हमने दी है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट दी थी, लेकिन आप उसी की गोद में जाकर बैठ गए, इसलिए उनको नुकसान हुआ है। जैसे अभी आप कह रहे थे जेएंडके की बात कर रहे हैं, तो घाटी में वोट यदि दिया है, घाटी के लोगों ने वोट दिया था पीडीपी को, वो दिया था कि बीजेपी को रोकने के लिए, और वो बीजेपी के साथ मिल गए, इसलिए आज वो रिजल्ट पीडीपी देख रही है जैसा कि जेजेपी देख। मैं वापस कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जो जेजेपी का सारा वोट जो है वो कांग्रेस और आईएनएल में ट्रांसफर, मैं नहीं मानता हूँ। काफ़ी हद तक वोट बीजेपी को भी गया है। हमको समझना पड़ेगा कि जो एजुकेटेड यूथ है वो इन सब चीज़ों से उठ कर देखता है कि क्या है विकास। एग्जैक्टली, में आपको वोट बहुत मिले हैं। एंड उसमें मैं वही कर रहा हूँ कि 70% वहाँ है पे जो जाट हैं, जो भी अक्रॉस द कास्ट लेवल, वेदर जाट नॉन जाट, हर जगह पे अर्बन एरिया में वोट मिला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि विकास हो रहा है। मैं आपको एक नॉर्मल बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट की हम बात करें, हर आदमी आज मिडिल क्लास है, इन्वेस्टेड है कहीं पे, उसको भी फायदा सरकार की नीतियों से स्टेबिलिटी का मिला। तो अक्रॉस में आप बराबर थे बिल्कुल कांग्रेस नहीं, मैं आपको ये, मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ एंटी इनकम्बेंसी एक्सपेक्टेड थी, जनरली रूरल एरिया में होती है, वहां पे भी उसको हम रोकने में कामयाब रहे। कहीं ना कहीं एक पेनिट्रेशन था, वहां पर आपने उसे रोका और शहरों में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो जो एक फटीग फैक्टर 10 साल का है ना चीफ, एक सेकंड चलते पहले, इस वक्त कहा जा रहा है कि हुडा साहब बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। आपने एक तंत्र की बात कही, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा था। कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है, वो उस तंत्र नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं, तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे नहीं, थे। कुछ ना कुछ है ना, जब इस बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। हुड्डा साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों के यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, ना जात पे ना हाथ पे मौल लगेगी हाथ पे। हुड्डा साहब, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं? प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है
कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम भूपेंद्र सर ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। कई सीटों पर मार्जिन को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहाँ पर नई ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ, बता चुके हो आपको, इनको लेकर किस तरीके से बता चुका मैंने। रिप्रेजेंटेशन वो AICC में जयराम ने कहा है वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है कि जाएंगे। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। हुड्डा सर अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार यानी 2019 की तुलना में बेहतर हुआ था और महज कुछ महीने बाद बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाती है, सत्ता के पक्ष में वोट मिलता है। बीजेपी की ताकत मानते हैं या आप लोग अपनी कमजोरी मानते हैं? 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी। अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी? जमीनी माहौल था, बिल्कुल बदलाव के पक्ष में था। वही मैं कह रहा हूँ, आश्चर्यचकित हुए। कुमारी शैलजा ने कहा है कि जो जिम्मेवार लोग हैं हार के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। कौन लोग? पार्टी जांच करेगी। आपको लगता है कोई है हार के जिम्मेवार? मेरे को क्या पता, कोई अगर किसी को होगा शिकायत तो पार्टी में जाएगी, कमेटी बनेगी पार्टी की, पूरी होता है। इसमें तो एक प्रथा है पार्टी। हुड्डा साहब, ये तीसरा चुनाव है जो देखा गया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा जीती हुई बाजी आपके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है। क्या आपको क्या लगता है कि इसका अध्ययन होना चाहिए? क्या ये आप लोग भी अध्ययन करो इसका। सर एक आखिरी सवाल, सर इस चुनाव में आप लोग भी अध्ययन करो। सर इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एकजुट नहीं रह पाया। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों की बातचीत चली, जो बन नहीं पाई बात, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं हुई। क्या मानते हैं? ये आपको हमारी बात क्या पता, गठबंधन समाजवादी के साथ कोई बात ही नहीं चली हमारी, ना उन्होंने कहा कभी, ना बात है। पार्टी ने कहा कि अगर अलायंस होता हमारा तो आम आदमी चला था, हमने ऑफर किए थे, लेकिन आपने देखा क्या परफॉर्मेंस क्या थी। उस कमी की वजह से क्या ये परिणाम आया? अरे नहीं, ये क्या अलायंस की बात है, नहीं हमारे वो हुआ। सर इसी से एक मिनट में CPM ने मांगी सीट हमने दे दी। अगर आम आदमी पार्टी भी अपने उसके हिसाब से मांगती, जो ड्यू था उसका हम जरूर देते। हमने तो ऑफर किया था, बस हो आप तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की हार हुई है और आपने 10 साल बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का हवाला बार बार दिया। क्या बड़ा कारण लगता है आपको इस हार का, इस चुनाव में? बता दो दिया आप। पार्टी के पक्ष में आप कांग्रेस को हो गया। चलिए भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सुबह से कई बार वो प्रेस के सामने आए हैं। इस बारे में उनको सराहना जरूरी होगा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो सामने आके बात नहीं करेंगे, और वो साफ कह रहे हैं कि अब आगे देखा जाएगा कि क्या हुआ। तो हरियाणा के नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के नतीजों पर गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट आया है कि जनता को बधाई। वहां पर PM ने वादा किया था कि शांतिपूर्ण चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को वो एक बधाई दे रहे हैं।